जमीन पर हमसे कोई युद्ध कर नहीं सकता, पानी में हमारा कोई दुश्मन तैर नहीं सकता। गगन शक्ति इस काबिल है हमारे हिंदुस्तान की कि आसमान की तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सकता। हेलो एंड वेलकम, मैं हूँ आपके साथ शामली कातैन और आज सफलता टॉक में हमारे साथ एक ऐसे शख्स जुड़ने जा रहे हैं जो पर्स पे परिवार और दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। तो बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही गर्व के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ आज के हमारे स्पेशल गेस्ट लेफ्टिनेंट विजय नायर को। वेलकम सर, कैसे हैं आप? Yeah, Shamli, thank you. First of all, Safalta Talk for inviting and good afternoon to जो भी मुझे सुन रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। और बहुत बढ़िया वीकेंड है तो और भी बढ़िया वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं आप भी? एंजॉय नहीं, ऑफिस का काम काफी कुछ रहता है। सर, इससे पहले मैं आपसे पहला सवाल करूं, उससे पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप नेवी अफसर भी हैं, आप स्टोरी टेलर भी हैं, आप ऑथर भी हैं, आप मैराथन में 89 किलोमीटर की रेस में दौड़ रहे हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो सर, कुछ ऐसा बाकी रह गया जो आपने नहीं किया या मैंने मेंशन नहीं किया? नहीं, अभी तो काफी कुछ बचा है। ये तो हमें कहते हैं ना, भगवान ने, खुदा ने सिर्फ एक लाइफ दिया है, एक लाइफ में बहुत कुछ करना है। अभी तो शायद 20% भी नहीं हुआ होगा। तो यही वही कहते हैं ना कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी में विश्वास रखते हो, बिलीफ रखते हो, हमें इंसान की लाइफ एक ही बार मिलती है ना, एक ही बार मिलती है। फिर कहते हैं कि 7 जन्म के बाद मिलता है ना, कभी आप अगला जन्म में क्या बनोगे आपको नहीं मालूम। तो इस लाइफ में जितना भी पॉसिबल है मैक्सिमम पॉजिटिविटी के साथ मैक्सिमम एक्सप्लोर करके सब कुछ करना है, सो वो मेरी हमेशा, मैं वही इस पर चलता हूँ और इसलिए अभी भी सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीख रहा हूँ। मैं म्यूजिक सीखना नहीं छोड़ना चाहिए, सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। तो सीखना एक कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है। अपने आप में कला है एक सीखना, ये भी सीखना एक कला है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। आप जितना भी, आप 70-80 साल के हो तो भी लोग सीखते हैं। मैं जानता हूँ कुछ ऐसे लोग जो कराटे 64-65 इयर्स में उन्होंने अपने, जब वो थे 65 इयर्स के तब उन्होंने स्टार्ट किया, फिर ब्लैक बेल्ट बने 70 इयर्स में, इंडिया को रिप्रेजेंट किए वेटरन्स में। तो काफी कुछ। तो सभी लोगों से यही मेरा कहना है कि सभी लोग से कि सीखने की कोई सीमा नहीं है, सीखने की कोई उम्र नहीं है। तो सीखो। अगर आप सीखोगे नहीं, जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए उस दिन आप बंद हो गए। आप आपकी जो शख्सियत है या आपकी जो ये सब कुछ खत्म, द डे यू स्टॉप लर्निंग। जी सर, आपने 10 साल नेवी में अपनी सेवा दी है, 10 साल देश की सेवा की, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर, 10 साल। तो सर, आपने ये कब सोचा कि आपको इंडियन नेवी में जाना है? उसके पीछे की जो मोटिवेशन जो थी वो आपको कहाँ से आई? मतलब क्या स्टोरी है इसके पीछे की? जब मैं आज ही कोई तो एक चैनल के लिए मैं स्टोरी लिख कर दे रहा था, तभी मैं वही सोच रहा था कि मैं क्यों नेवी ज्वाइन किया। मैं भी वही ढूंढ रहा था कि मैंने क्यों ज्वाइन की। 1900 तो मैं पला बड़ा हुआ मुंबई में, तो मैं मलयाली हूँ, केरल का हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। तो जब हम 1976 में मेरा जन्म हुआ था, आज से 46 साल पहले, और तब की मुंबई काफी अलग थी। आज की मुंबई, आज का जो युग है, ये पूरा अलग है। तभी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं थे, डिजिटली हम इतने कनेक्टेड नहीं थे, इतने अवेयर नहीं होते थे। तो बहुत कम अवेयरनेस थी लोगों को फौज के प्रति तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं एक छोटे से स्कूल से बिलोंग करता था। मेरे स्कूल एक ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड स्कूल है। तो काफी लोग को लगेंगे जो फौज में जाते हैं ना, वो कॉन्वेंट से होते हैं, मिलिट्री स्कूल से होते हैं, रिमकोलियन से होते हैं, अलग अलग। मैं एक छोटा सा स्कूल से हूँ जो एक ट्रस्ट चलाता था। तो मेरी कहानी से सबको ये प्रेरणा भी मिलनी चाहिए कि जरूरी नहीं है कि आपको आपका बैकग्राउंड
एकदम ऐसे होना चाहिए कि तड़पदार हाई अंग्रेजी प्रोफाइल आनी हो। चाहिए, हाई प्रोफाइल, ऐसा हाँ कुछ नहीं होता है। अगर बिल्कुल। आप में जज्बा हो, आप में हम्म, बोलते हैं ना, सपने देखने की कर क्षमता हो, दिखाने का और जज्बा उस हो तो। सपने को अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो आप आपकी कोई फिर कोई सीमा नहीं है आपके लिए, जी बिल्कुल। आप लाइफ में। और मैं आज भी वही फॉलो करता हूँ। तो जब स्कूल के दौरान सबसे पहला ये था, सबसे पहला हम्म, हर एक बच्चे का होता है ना कि कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर हम्म, बनूंगा, कोई बोलता है हाँ मैं टीचर बनूंगा, क्रिकेटर हाँ। बनूंगा। तो मुझे सबसे पहले गुंडा बनना था, गैंगस्टर। ओ। वो क्योंकि मैं बम्बई में रहता था, और जब मैं ग्रो अप कर रहा था तब गैंग वॉर बहुत चलती थी बॉम्बे में। हाँ दाऊद हाँ। इब्राहिम है, दाऊद छोटा इब्राहिम, राजा या है। करेक्ट तो मैं उनसे करेक्ट। बहुत इंस्पायर्ड था। काफी लोग बड़े बड़े लोगों से इंस्पायर्ड होते, मैं गुंडों से इंस्पायर्ड था, और मुझे गुंडा ही बनना था। ओके। तो हाँ, तो वो मेरे बोलते हैं ना कि ग्लैमर और ऐसे बंदूक रख के, वो काफी हाँ, इंस्पिरेशनल था। बट शो ऑफ है ना। शो ऑफ, या फिर वो जो होता है ना ठसन, जिसको हम बम्बैया लैंग्वेज में ठसन बोलते हाँ हैं, हाँ वैसे हाँ भाई वाला लाइफ। हाँ। बट देन सभी सभी यंगस्टर्स जैसे, फिर वो जो ड्रीम्स थे चेंज हुए। फिर मुझे मोटरमैन बनना था। मोटरमैन होता है ना जो रेलगाड़ी चलाते हैं। हाँ हाँ तो हाँ मेरा वो था कि ये लोग बहुत ट्रैवल करते हैं ना, ये लोग को हाँ सब सिटी जाने मिलता है, हाँ फ्री में हाँ। खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो मुझे मोटरमैन बनने की, मेरी जो सेकंड ये थी, मोटरमैन बनने की थी। अच्छा। दूर दूर तक फौज कहीं नहीं था, क्योंकि ना फौज के बारे में जानते थे। बट जब मैं 7वीं 8वीं में था, दैट इज इन 1989, तब एक सीरियल आती थी शाहरुख खान की, शाहरुख खान और एक फौजी नाम का एक सीरियल आता है। आप बिल्कुल, यूट्यूब पे दूरदर्शन पे गूगल आता था गूगल वो। करोगे तो पता चलेगा, हाँ फौजी। हाँ फौजी और एक परमवीर चक्र आता था संडे को, हाँ है हाँ ना। हाँ। अगर जी आपने शेरशाह मूवी देखी होगी, अगर आप सभी जी। लोगों ने शेरशाह मूवी सभी ने देखी देखी होगी, है हाँ। तो उसमें जब विक्रम बत्रा छोटे थे, तो हम लोग, विक्रम सर मेरे से 6 महीने सीनियर है, तो हम लोग सब ओ। सेम जनरेशन के। सो उसने बताया कि वो चुपके से टीवी देखता है, छोटा सा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होता है, जी और वो बिल्कुल। टीवी में परमवीर चक्र नाम का सीरियल चलता होता है, और वो जी कहीं से वो उससे इंस्पायर होते हैं। तो हाँ हाँ। हमारी जनरेशन ही ऐसे थी, तो हम, मेरा भी सेम ही था, परमवीर हम्म, चक्र से बहुत इंस्पायर्ड हुआ। और हाँ फिर फौजी सीरियल ने तो एक फौजी की लाइफ दिखाई कि एक फौजी का हाँ लाइफ कैसे होता है। बिल्कुल। तो फिर मुझे ऐसे था कि यार, जिंदगी जीना होना तो ऐसे होना चाहिए जिंदगी। क्या ये गैंगस्टर, क्या ये ग्लैमर, क्या ये मोटरमैन, क्या ये जिंदगी होनी चाहिए, तो फौजियों जैसी होनी चाहिए। जो हाँ ट्रेनिंग होता है, इतना खतरनाक ट्रेनिंग होता है। फिर उसके हाँ बाद एक अपने आप को आप जो मोल्ड करते हो ना, हाँ। तो वे आप जिंदगी को देखते हो, आपकी जिंदगी को देखने की नजरिया बदल जाता है। तब से ऐसे बिल्कुल। था, 8वीं में था मैं, मुझे याद है अभी भी। तब से ये था कि चलो अब फौजी बनना है। नेवी तो दूर दूर तक नहीं हाँ था तभी, पहले था हाँ। आर्मी। आर्मी का जो कैमोफ्लाज, जो ऑलिव ग्रीन, बहुत बिल्कुल। बहुत दर्शाता था, बहुत भाता था। हाँ। अब दिक्कत ये थी कि जाए कैसे फौज में, कैसे, हम्म, कौन सी एंट्री होती है, ऑफिसर क्या होता है, हाँ। जवान क्या होता है, कुछ नहीं पता हमको, कुछ नहीं पता, क्योंकि बताने वाला कोई नहीं था, गाइड करने वाला कोई नहीं था। आज तो यूट्यूब है, हाँ काफी सारे इंस्टाग्राम चैनल्स हाँ। हैं, आपके जैसे तमाम। हैंडल्स है जो जी सबको बिल्कुल अवेयर कराते बिल्कुल। हैं। मेरे जैसे वेटरन्स आते हैं, हमारे टाइम कोई नहीं था। कोई नहीं था। तब तब फिर पता चला कि एक मेरे दोस्त जो 8वीं में, उनके अंकल नेवी में थे, वो अच्छा। छुट्टी छुट्टी पे आए थे, तो ओके तभी ओके। हमें ये भी नहीं पता वो अंकल फौजी ऑफिसर थे या सेलर थे या सिविलियन थे, कुछ नहीं पता। बोला कि चलो ये नेवी से आया है ये बंदा, तो मिलने जाना है। तो हम लोग ने, मुझे अभी भी याद है कि हम लोग 8वीं में स्कूल बंक किए। स्कूल की जो बस्ता वगैरह होता है ना, वो कहीं तो छुपा दिए झाड़ के पीछे, क्योंकि तभी हाँ स्कूल बंक करना मतलब क्रिमिनल होता था ना। अगर घर पे पता चल गया, ऐसी कुटाई होती, मतलब आप समझ सकते हो। आज हाँ के डेट में हमारे जैसे पेरेंट्स है तो थोड़े हाँ फ्रैंक है, ओपन है, बोला चलो, हाँ। ओपन हो गए अब। हाँ बच्चे भी आज के जमाने के बच्चे भी कूल वाले बच्चे हैं कि अगर स्कूल नहीं बंक किया तो क्या किया लाइफ में, है ना। हाँ हमारे हाँ। जमाने में वो नहीं चलता था, तो मम्मी डैडी पकड़ लेते तो भयंकर कुटाई होती। हाँ बट स्टिल वो फौजी अफसर से मिलने की चाह थी, तो इसलिए स्कूल से बंक मार के हम उनसे मिलने गए। और वो वाओ। हमारे यहाँ से करीब 1.5 घंटे दूर पे रहता था। तो सुबह सुबह अच्छा। स्कूल से 7 बजे की स्कूल होती थी, तो हाँ बैग कहीं छुपा दिए, और फिर बस ट्रेन पकड़ कर हम पहुंच गए, 3 लड़के वहां पर।
तीनों 8वीं के लड़के। उनसे मिले, जब मिले तो पहले तो बहुत गाली दी उन्होंने, क्योंकि स्कूल बंक किया, स्कूल की यूनिफॉर्म में टाई पॉकेट में डालकर, फिर बहुत गाली दी उसने। टिपिकल फौजी था, बट हमारे लिए लक अच्छा था, जो लक बोलते हैं ना, किस्मत अच्छा था कि वो बंदा नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर थे, वो छुट्टी पे आए थे। अच्छा। तो मिला तो एक अफसर मिला, और तब उन्होंने पहले सब गाली जो भी बकना था, उसके बाद काफी इंफॉर्मेशन दी हमें कि आप फौज कैसे ज्वाइन कर सकते हो, कि अगर आप 12वीं के बाद जाते हो तो आपको एनडीए एग्जाम देना होगा या आईएनए का एग्जाम देना होगा, ग्रेजुएशन के बाद जाते हो तो ओटीए से जाना होगा, डायरेक्ट एंट्री होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन दी। तब वो चाह लग गई कि अब एनडीए ही जाना है, आफ्टर 12 एनडीए ही करना है करके। सो अब घर आ गए वापस। अब पढ़े कैसे एनडीए में, आजकल तो क्लासेस वगैरह है, हमारे टाइम वो नहीं होता। तो किसी ने बताया कि एक पाथ फाइंडर पब्लिकेशन बोल के किताब आती है, आज भी आती है, तो अगर आप उससे पढ़ोगे तो आपको आइडिया आएगा क्या है। और मैं मैं बाकी एक एंट्रेंस एग्जाम की IIT JEE का भी तैयारी कर रहा था तभी, तो मोर और लेस वो सेम ही था। अब मैं बॉम्बे में जहाँ मैं रहता हूँ, नेवल कैंट के आसपास है, एक नेवल सिविलियन कॉलोनी है वहां पर। तो हम लोग सिविलियन बच्चे, हम दूर दूर तक, मेरे खानदान में कोई फौज का नहीं है, मैं पहला फौजी हूँ ना, मेरे बाद कोई फौजी है अभी। तो आई वाज द ओनली वन इन बिटवीन, आगे पीछे कोई नहीं। तो नेवल कैंट के पास जब हम रहते थे, तो हम मुंबई में ना, मैं बहुत छोटे से जगह से हूँ, मेरा घर चौल में था, मैं कोई हाई फाई जगह से नहीं हूँ, छोटा सा 100 स्क्वायर फीट का तो मेरा घर था। हम 5 लोग रहते थे, 3 भाई, माँ बाप। बट बोलते ना, घर छोटा हो तो भी दिल बड़ा होना चाहिए, और सपने देखने की क्षमता होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और ये नहीं कि अगर आप भारतवर्ष में देखो तो जो भी सक्सेसफुल स्टोरी है, हर जनरेशन में किसी ना किसी को सफर करना होगा। अगर अंबानी की जनरेशन लो, आज अंबानी मतलब 1 मिनट में ऐसे छींकता है तो 1 करोड़ वाला, उसकी छींक ही 1 करोड़ की होती है ना। बट उनके पापा जो थे वो स्ट्रगल किए थे, वो रोड पे सोए थे, धीरूभाई अंबानी जो थे। तो कोई तो एक जनरेशन को स्ट्रगल करना होता है। अगर जो मुझे सुन रहे, अगर आप वो जनरेशन हो जो स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपसे ही सब कुछ चलेगा। तो मेरे जनरेशन मैं स्ट्रगल किया, तो मैं स्ट्रगल वाले जनरेशन में, तो मुझे पता था कि जो भी होना है मुझसे ही होना है जी। यहाँ तक कि बॉम्बे में, अगर कोई बॉम्बे से है जो मुझे सुन रहे हैं, चौल में आपको पता है कैसे होगा, तो चौल में छोटे छोटे घर होते हैं, इवन आपकी जो टॉयलेट और बाथरूम जो होते हैं वो भी कॉमन होती है, 10-12 घर वाले एक टॉयलेट शेयर करता है। तो मेरे जिंदगी में पहला मकसद यही था कि यार एक घर होना चाहिए खुद का, छोटा सा ही सही, बट जो टॉयलेट वगैरह अंदर होना चाहिए घर के अंदर। दैट वाज द ओनली एम्बिशन इन माय लाइफ, फर्स्ट एम्बिशन, टू बी बेटर। सो वो उसकी चाह में ये सब हुई, फौज या जो भी आप बोलो। फिर हम, जैसे मैंने वापस स्टोरी में आऊंगा कि नेवल कैंट के बाजू में रहते थे, तो हम जो सिविलियन बच्चे थे ना, ये नेवी कॉलोनी के अंदर के जो बच्चे थे, कैंटोनमेंट फौजी बच्चे, हमारी और उनकी बिल्कुल नहीं पड़ती थी। मारा मारी, बाहर दिख जाते कूट देते उनको, आ जाते बाहर। हम सिविलियन बच्चे तो क्रिकेट जब खेलते, कॉमन ग्राउंड पे आ जाते तो हम मार देते उनको, कुछ भी करके स्टंप से मार देते कहीं। तो उनके वहां अंदर एक बहुत बड़ा सा ग्राउंड था, क्रिकेट ग्राउंड। नेवल कैंट में तो आप जानते हो ग्राउंड्स वगैरह काफी बड़ा होता है। तो हम लोग क्या करते थे ना, संडेज को छुप के अंदर दीवार फांद के वहां पहुंच जाते, वो ग्राउंड पे। कहीं गटर में एक होल होता, बड़ा सा एक गटर, सूखा गटर, उसमें से घुस जाते और खेलने। एक बार अंदर चले जाए तो आपको पता नहीं चलता है ना कौन सिविलियन है कौन। तो सिक्योरिटी इतनी नहीं होती थी क्योंकि सिविलियन कॉलोनी थी जी। तो इसी दौरान एक बार क्रिकेट खेलते खेलते करीब 10 बार खेलो तो एक बार आप पकड़े जाते थे। उनकी राउंड होती थी सिक्योरिटी की, अब पकड़े जाते थे, है ना। तो काफी पहला 10-15 बार तो अच्छा रहा, हम लोग चोरी छुप के जाते थे, क्रिकेट खेलते थे। एक बार पकड़े गए, बुरी तरह पकड़े गए, सबको कॉर्डन ऑफ कर लिया। तो जो उनके सुपरवाइजर्स वगैरह उठक बैठक कराई, बहुत शर्ट वेट निकाले, रोलिंग कराए, हो गया वो। फिर भी हम नहीं माने, फिर भी कुछ 1-2-3 वीक के बाद हम फिर से फांदने लगे दीवार।
फिर 10-15 बार बच गए, फिर एक दिन पकड़े गए, एक दिन बुरी तरह पकड़े गए। उस दिन नेवल ऑफिसर्स का राउंड था। तो मेरी जिंदगी में फर्स्ट टाइम मैं नेवी का जो व्हाइट होता है ना, बहुत करीब से देखा। फर्स्ट टाइम नेवी के ऑफिसर जो व्हाइट पहनते हैं, उनके गोल्डन एप्यूलेट्स। तो बाकी लोग जो मेरे दोस्त थे, 6-7 लोग तो भाग गए, और मैं यूनिफॉर्म के चक्कर में पकड़ा गया। मैं यूनिफॉर्म देखते रह गया, पकड़ा गया। और उसके बाद जो बुरी कुटाई हुई, फिर रोलिंग, फ्रॉग जंप अंदर, बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट किया। जब ऐसे हुआ तो आप बोलते हैं ना कि पहले नजर में प्यार होना, सुना है ना? ये तो काफी चीजी डायलॉग है, फिल्मी डायलॉग है ना। पहले नजर में प्यार हो जाता है किसी लड़की को देखो, लड़के को। तो वैसे पहले नजर में यूनिफॉर्म को देखकर बहुत प्यार हो गया। फिर तो क्या था, बोला कि आर्मी साइड पे हो गया, ऑलिव ग्रीन कैमोफ्लेज। बोला अब बनना है तो सफेदी पहनना है करके, व्हाटएवर हैपेंस नेवी में ही जाना है। एंड देन द क्वेस्ट स्टार्टेड। फिर एनडीए की एग्जाम दी। कि हमें बताने वाला कोई नहीं था, हम किताब से पढ़े थे, अच्छा ऐसे ऐसे आता है, ये पढ़ो। तो और एनडीए की जो एग्जाम्स होती है, इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स है। आईआईटी सबसे टफेस्ट है, और मैं एनडीए की एग्जाम्स को टफेस्ट, या फौज के एग्जाम्स को टफेस्ट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि रिटर्न एग्जाम के बाद आपको 5 दिन की एसएसबी देनी होती है, उसके बाद आपको 5 दिन का मेडिकल देना होता है, उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट में भी आना होता है, राइट? सो ये होने के बाद मैंने एनडीए की एग्जाम दी। तो पहला तो ये था कि यार ये सब फौजी बच्चे आते हैं, बड़े पढ़ाकू बच्चे आते हैं, मेरे जैसे एवरेज बच्चे का क्या होगा? हमको तो अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती थी, है ना? अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती। तो एक जब मैं 11वीं में मैं छोटे स्कूल से था, जब 11वीं गया जूनियर कॉलेज, सो दैट जूनियर कॉलेज वाज वेरी फेमस, और काफी इंग्लिश कॉन्वेंट वाले बच्चे आते थे। और हम जो स्कूल से, छोटे स्कूल से थे, ये ऐसे साइड पे खड़े रहते थे। हमें इंग्लिश प्रोसेस करने ही टाइम लगता, अगर आप कुछ बोल दो तो 30 सेकंड तो हमें समझने टाइम लगता, फिर उसकी मीनिंग समझने 30 सेकंड लगता है। ऐसी वाली स्थिति थी हमारी, है ना? तो एक बार स्कूल में, कॉलेज में, जूनियर कॉलेज में हमारा रोज डे हुआ। अच्छा। रोज डे। तो मैं क्यों ये स्टोरी बोल रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश, लोग कहते हैं ना अंग्रेजी आना, हाई-फाई आना जरूरी है, ऐसे कुछ नहीं है। लेकर बच्चे बहुत ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है। आपको अंग्रेजी बेसिक आना चाहिए, बेसिक आना चाहिए। यानी आप समझो, कोई आपको शेक्सपियर नहीं बनना है, बट हाँ बेसिक आना चाहिए। तो मैं वो जूनियर कॉलेज में जब पहुंचा तो वहाँ रोज डे, एक दिन रोज डे आ गई। काफी रोज डे में आप फूल देते हो लड़कियों को, लड़कियां लड़कों को देते हैं। आई डोंट नो आज अभी होता है क्या आज के जमाने में, बट हमारे टाइम अभी भी होता है, अभी जोरों शोरों से होता है। ओके। तो हमारे यहाँ तो मेरे काफी दोस्त थे, एक लड़की बहुत प्यारी दिखती थी, तो सभी ने मुझे बोल दिया कि तुम जाकर उसे रोज दो। तो हम भी यंगस्टर थे, 19 इयर्स टाइप्स, तो जोश में आके एक गुलाब का फूल लेके वो लड़की के पास चले गए। अब उसको बोलना था मुझे कि इंग्लिश में बोलना था ना कुछ, तो मैंने उसको ऐसे फूल देकर बोला कि यू लुक हैंडसम, है ना? एवरीथिंग मेरा लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर था आज तक का। तो फूल तो ऐसे फेंक कर लिटरली ऐसे होता है ना कि सब खत्म, स्टोरी पूरी वहीं पर खत्म। तो तब जाना कि अंग्रेजी आना जरूरी है, थोड़ा बहुत तो आना जरूरी है। तो लड़की ने रिप्लाई नहीं दिया कि आप भी बहुत ब्यूटीफुल नहीं, वो तो गुलाब ऐसे तोड़ के फेंक दी ना कि आप किसी को हैंडसम बोल देते हो तो खत्म ना, एवरीथिंग इज ओवर। एंड देन सो उस दिन मैंने डिसाइड किया लाइफ में कि कुछ भी हो, ये मेरी वीकनेस थी ना, इसको मैं मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाऊंगा लाइफ में। तो मेरी जिंदगी ऐसी है, जो मेरे लिए वीक लगता है मैं उसको मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता हूँ। बिल्कुल। तो आज मैं ऑथर हूँ, 7 कंबाइंड बुक्स और 2 सिंगल बुक इंग्लिश बुक के ऑथर 9 बुक्स। सो दैट इज व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। आपको जैसे रनिंग मेरी वीकनेस थी एकेडमी में जब मैं था, तो रनिंग मेरी वीकनेस थी। तो वो वीकनेस को इतना दिल पे लिया, वो वीकनेस को इतनी मेहनत की, तो आज मैं इंडिया को कुछ 2 साल पहले मैं इंडिया को रिप्रेजेंट किया 89 किलोमीटर्स रन में, बिकॉज रनिंग वाज माय वीकनेस, राइट? सो दैट इज हाउ माय लाइफ इज। जहाँ वीकनेस होती है मैं उसको मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता हूँ, क्योंकि आप अगर वीक होंगे तो आप मेहनत करोगे तो आप उसको ये करोगे, है ना? हम नेचुरली टैलेंटेड नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बहुत सारे बच्चे नेचुरली टैलेंटेड होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। ना मैं इंटेलिजेंट हूँ, ना मैं नेचुरली टैलेंट, मैं मेहनती हूँ, एवरेज और मेहनती होना भी सर एक टैलेंट है। हाँ, बट
काफी बच्चे जो होते हैं ना, जो गॉड्स गिफ्ट लेके आते हैं, जो होते हैं जिनका IQ होता है, हमारा ऐसे नहीं, हमारे लिए मेहनत करनी पड़ती है, बहुत भयंकर मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं मेहनती हूँ, है ना। तो बस उस दिन से नेवी की चाह लग गई। फिर NDA एग्जाम्स लिखे, तो NDA की एग्जाम्स की रिजल्ट आई थी, तो मैंने रिटर्न क्लियर कर लिया। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि रिटर्न क्लियर हुआ, क्योंकि बहुत लोगों का नहीं होता। अगर करीब आप 10 लाख लोग दिखते हैं तो 1 लाख के आसपास रिटर्न क्लियर करते हैं। फिर होती है 5 दिन की SSB। तो बहुत खुश हुआ, 12वीं में था, और SSB इंटरव्यू जब गए, भोपाल गए थे, है ना, भोपाल। तो 5 दिन के इंटरव्यू में बहुत कुछ होता है वहां पर। तो या SSB इंग्लिश में ही होता है वहाँ, बिकॉज यू आर सपोज टू टेल इन इंग्लिश, राइट। सो जब वहां गए SSB में, तो SSB में अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं। SSB का फुल फॉर्म क्या है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, है ना। 5 दिन आपको इतना रगड़ते हैं अलग अलग तरीके से, ताकि आप झूठ ना बोले। दे डोंट वांट यू टू टेल लाइज, यू हैव टू बी व्हाट यू आर। तुम जैसे हो वैसे हो। SSB का दूसरा फुल फॉर्म क्या है? सच सच बोल, है ना। SSB सच सच बोल, जो तुम हो तुम वो बताओ। थोड़ा भी अगर आपने फेक करने की कोशिश की तो आप पकड़े जाते हो। थोड़ा भी अगर आप फेक करते हो ना, आप पकड़े जाते। और 5 दिन गवर्नमेंट आप पे पैसे क्यों खर्चा करता है? क्योंकि उनको एक कैंडिडेट चाहिए जो फौज के तरीके, तौर तरीके या फौज के पर्सनालिटी में बैठे, है ना। इसलिए अलग अलग टेस्ट होती है। 5 दिन आप पे 25-30 हजार रुपए खर्चा किया जाता है एवरी कैंडिडेट पर। और फिर 5वें दिन मेरा सब कुछ अच्छी किया SSB। मैं जो भी था सच सच बताया कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी अंग्रेजी की लिमिटेशंस क्या थी, सब कुछ बताया एकदम सच। तो 5वें दिन जब रिजल्ट आया तो पहले 2 नंबर बुलाए, तो उसमें मेरा नाम नहीं था। तो अभी तो मैं बहुत श्योर हो गया था कि, क्योंकि वहाँ जो बच्चे आए थे वो सब एकदम हाई फाई बैकग्राउंड से थे, टाई भी पहने थे, एकदम स्मार्ट लग रहे थे। और हम 2 जोड़ी कपड़े लेके गए थे, एक ही व्हाइट शर्ट था, पैंट बदल बदल के पहन रहे थे ना, ये करके। तो ये हमारी हालत थी तभी, है ना। एक जूते थे, वही जूता फॉर्मल भी, वही जूता स्कूल का जूता था, ब्लैक कलर का OP शू, मुझे याद है अभी भी। सो जब तीसरा या चौथा नाम बुलाया तो मेरा नंबर बुलाया, तो वो सीमा, खुशी की सीमा ना रही। क्योंकि NDA में आप SSB में सेलेक्ट होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, स्पेशली हमारे जैसे बैकग्राउंड से। तो हाँ, तो जो सपने आप देखते हो ना, अगर आप सपने जम कर देखो, उसके लिए मेहनत करो, तो मुझे नहीं लगता है कि जरूर साकार होता है। और फोकस्ड रहो। तो बोलते हैं ना, शाहरुख खान की डायलॉग है ना, कि क्या है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात एक हो जाती है उससे पूरा करना। ये डायलॉग है, ये कहीं सच भी हो जाता है। तो मेरे केस में इट बिकेम दिस थिंग। देन व्हाट हैपेंड, अब सपनों का टूटना एक ही साथ। जब खुशी, कुछ पल के लिए खुशी होती है, कुछ पल के लिए एक ही साथ सब कुछ हुआ। सो जब मेडिकल हुई, 4 दिन की मेडिकल, एवरीथिंग वाज फाइन, बिकॉज मैं आज भी मेडिकली फिट हूँ। मुझे कभी भी नहीं पता था कि कोई इशू होगा करके। बट 5वें दिन जब आई की टेस्टिंग हुई, तो मेरा 6/6 नहीं आ रहा था आईज में। ओके। तो वो जो आर्मी के जो अफसर थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, डॉक्टर, और उसने कहा कि यू आर मेडिकली अनफिट, है ना। उसने TR दे दिया। अब TR जब आपको मिलता है, TR यानी आप अपील कर सकते हो। अगर PR मिले तो आप कभी फौज के लिए नहीं बैठ सकते हो, बट मुझे TR दिया गया ताकि मैं अपील करूं। बट हमारी हालत ऐसी थी फाइनेंशियली कि अपील करने के लिए आपको दिल्ली या कहीं जाना होता, है ना। तो मेरे पापा, उतने पैसे नहीं थे हमारे पास। तो पापा ने कहा कि यार दिल्ली जाना मतलब 2-2.5 हजार खर्चा होगा आपको ट्रेन से, ये, और हम उतना पैसे नहीं दे रहे। मेरे पापा की सैलरी कभी 3,000 कुछ थी तभी। तो 2-2.5 हजार आपको दिल्ली देने गए तो बाकी लोग खाएंगे क्या, है ना। ये था। तो बोले कि नहीं, भूल जाओ और फोकस ऑन योर करियर, अदर करियर। तो बड़े दिल पर पत्थर रखकर वो डिसीजन लिया कि TR के लिए रीअप्लाई नहीं किया। और वो जो सपना था फौजी बनने का, NDA या NA जाने का, वहीं पर खत्म हो गया। फिर दिल कहीं नहीं लगा। धीरे धीरे मेन स्ट्रीम पर वापस आ गया। अब मुझे 12th में मार्क्स ढंग से थी, तो मैं इंजीनियरिंग करने चला गया। अब इंजीनियरिंग की फीस होती है 4,000 रुपए, फ्री सीट, क्योंकि मैं मेरिट वाला स्टूडेंट था।
वो 4,000 रुपए भी नहीं थे हमारे पास देने के लिए। अब ये कंडीशन, जो एक ट्रस्ट के पास गए जो बच्चों को हेल्प करता है, नीडी बच्चों को, तो उन्होंने मेरी मार्क्स देखी, उन्होंने मेरा एक्स्ट्रा करिकुलर सर्टिफिकेट, तो उन्होंने फिर डिसाइड की कि हम स्पॉन्सर करेंगे तुम्हारी एजुकेशन, है ना। So I am a sponsored candidate. So I am a sponsored scholarship वाला candidate. तो उन्होंने मेरी फीस वगैरह पूरा दी, 4 साल हॉस्टल में रहा। अब जिंदगी में ऐसे होता है ना कि जो आपको कभी ग्रेटिट्यूड नहीं भूलना चाहिए लाइफ में। आप जहाँ से आए हो कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर मैं चौल से आया हूँ तो मैं आज भी, मेरा घर है वहाँ पर हम जाते हैं, यू नो, जस्ट टू हैव दैट फील। जो ट्रस्ट मुझे हेल्प की, जो ट्रस्ट मुझे हेल्प किया था तभी, आज मैं उस ट्रस्ट को स्पॉन्सर करता हूँ। एवरी ईयर 4 बच्चों को मैं स्पॉन्सर करता हूँ एवरी ईयर। So, ये वो सिलसिला चलना चाहिए। जो अगर हो सकता है कि ये 4 बच्चे आगे जाके सफल हो जाए करियर में, तो और 4 बच्चों को हेल्प करेंगे या 10 बच्चों को हेल्प करेंगे। सो दैट इज हाउ द सर्कल इज। सो मैं मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हॉस्टल में जाने के बाद, जैसे सारे हॉस्टलाइट्स हो जाते हैं, तो मेरा भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, क्योंकि कहीं दिल एमबीए में एनडीए में ही पढ़ा था। पर फिर वो अपने रिजल्ट्स पे फर्क पड़ने लग गया। इंजीनियरिंग होती है 8 सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर में 8 पेपर होता है, तो मेरे 4 पेपर चले गए, 4 पेपर में फेल हो गया फर्स्ट टाइम। तो मेरी जिंदगी में फेलियर फर्स्ट टाइम हुआ कि मैं एकेडमिकली फेल हुआ 4 पेपर। तो बहुत बोलते जोर का झटका धीरे लगना ना, बहुत भयंकर झटका लगा। बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा एक्चुअली, क्योंकि इंजीनियरिंग एक ऐसा ये है, यू नो, ऐसी स्ट्रीम है जहाँ लोग आर्ट सब्जेक्ट में, आर्ट में भी फेल होने के बाद स्माइल करते हैं, है ना, हंसते हैं वो लोग। और जो पूरे में पास होता है वो भी हंसता है, जो फेल होता है वो भी हंसता है। तो बहुत बड़ी सीख मिली यहाँ पर कि कभी अपने फेलियर पे रोना नहीं चाहिए, जबकि मेहनत करो फेलियर पे, और वो फेलियर को अपना पॉजिटिव बनाओ। सीख सकते हो आप अपने फेलियर से। तो फिर मेरी सेकंड सेमेस्टर में भी बैंड बजी, फर्स्ट सेमेस्टर में तो ऑलरेडी बजी हुई थी, सेकंड में बजी, क्योंकि गोल नहीं था ना। मुझे मेरा तो सिर्फ फौज में जाना ये था, अब कुछ दिख नहीं रहा है, इंजीनियरिंग कंप्लीट ही करना था, तो बोला चलो करते हैं अपने हिसाब से। थर्ड सेमेस्टर पहुंचे, थर्ड सेमेस्टर में भी पेपर गए, फोर्थ सेमेस्टर पहुंचे तो पहला 2 सेमेस्टर का 3 सेमेस्टर का पेपर था, फोर्थ का भी पेपर था। और यूनिवर्सिटी काफी लीनियंट थी हमारी कि आप 2 साल यहाँ वहाँ कैरी करके चल सकते थे पेपर। अब दिक्कत ये हुई कि जब मैं 5वें सेमेस्टर में पहुंचा, तब नेवी की एक एंट्री हमारे कॉलेज के नोटिस बोर्ड में लगी, शॉर्ट सर्विस टेक्निकल कमीशन एंट्री, दे हैव स्टार्टेड, एंड ऐसे है सर। जब मैं वो नोटिफिकेशन पढ़ा, तब फिर से वो गोल दिखने लग गए, यार एक बार और ट्राई करते हैं, उम्र तो पड़ा हुआ है, एज हमारे साइड पे, क्यों नहीं ट्राई कर। एक ही दिक्कत थी कि आपको 4 सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास आना है, लास्ट के 4 सेमेस्टर। और अब मैं 5वें सेमेस्टर में था, तो मेरे पास चांस था, क्योंकि मैं पहला 4 सेमेस्टर बिगड़ा हुआ था, बट इनको लास्ट के 4 सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स चाहिए और ओवरऑल 4 साल में क्लियर होना चाहिए, है ना। तो बस जिंदगी की रुख बदल गई, सब कुछ खत्म। वहाँ जो एंटरटेनमेंट था वहीं पे फुल स्टॉप। फिर बहुत मेहनत की, बोला कि अटेम्प्ट तो करते हैं ना, फर्स्ट क्लास चाहिए। तो जब 5th सेमेस्टर की रिजल्ट आई तो 61% आया फर्स्ट क्लास। तो मेरे जो दोस्त लोग थे काफी हैरान हो गए, क्योंकि कहते हैं ना 3 इडियट्स में डायलॉग है ना कि दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, और दोस्त अगर अच्छे से पास हुए तो उससे ज्यादा दुख होता है ना। हमारे केस में वो थी कि किसी को विश्वास नहीं हुआ कि फर्स्ट क्लास आएगा। फिर 6th सेमेस्टर हुआ तो फिर से फर्स्ट क्लास आया 64%, 7th सेमेस्टर 68% एंड 8th सेमेस्टर 72%। तो मैं कॉलेज में टॉप 3 में था, इन दी रैंकर। तो सब कुछ क्यों बदला, क्योंकि आपके लिए एक गोल मिल गया आपको लाइफ में, है ना। गोल मिल गया, बिल्कुल, कि फौज में जाना है, ये एक आपको फिर से गोल मिल गया। और 4 सेमेस्टर में फर्स्ट क्लास हुआ तो मैं एलिजिबल हो गया कि एसएसबी बैठूं। तो मैंने एसएसबी एंट्री दी, रिटर्न एग्जाम के बाद एसएसबी दी, एसएसबी बैंगलोर। एसएसबी बैंगलोर का तो एक बार अगर आप एसएसबी क्लियर करते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी एनडीए के लिए क्लियर कर चुका था, यहाँ जब गया तो इट वाज इजी फॉर मी।
और फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुई तो मेरा नाम था शॉर्टलिस्टेड में। फिर मेडिकल हुई, 4 दिन के बाद आंखों में फिर से इशू दिखा, वही सेम इशू, बट वो एकदम माइनर इशू थी। तभी भी अगर वो एनडीए में अफसर चाहता तो मुझे क्लियर कर सकता, ऐसे कोई बहुत बड़ा ये नहीं था। तो ये बार एक एयरफोर्स का विंग कमांडर था अफसर, तो उसने बारीकी से देखी मेरी केस एंड देन फिर से रीचेकअप मारी एंड मुझे मेडिकली क्लियर डिक्लेयर कर दिया गया, मेडिकली क्लियर। दैट्स नाइस। एंड देन फिर वो आप सपने के काफी करीब आ गए फिर से, अभी सिर्फ आपको मेरिट में आना था। तो मैं ऑल इंडिया रैंक 4 हूँ, आई वाज इन वेरी हाई इन द मेरिट। तो जब मेरिट आया तो मैं ऑल इंडिया रैंक 4 था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। तो बस ये जो जर्नी थी, ये जो पूरा सिलसिला जो चालू हुआ था एक छोटे से घर से, 100 स्क्वायर फीट के घर से, अब वो सपना सच होने वाला था। अब मैं इंडियन नेवल एकेडमी के लिए क्लियर हो चुका था और वेरी सून जनवरी 1999 में मुझे एकेडमी ज्वाइन करने के लिए नोटिस आया। And then I was, तो कैसा था वो मोमेंट जब yes, वो मोमेंट was very happy because आप वो सपनों, वही सपने के लिए आपने जी रहे थे, अब सपना सच होने वाला, ताकि अगर एकेडमी में 1 साल जो आपकी निकल जाए तो उसके बाद आप अफसर बनोगे, है ना। So thus I was standing at the gate of the Naval Academy, Indian Naval Academy. So ये थी जर्नी पहली फेज की, है ना। So this was beautiful journey एंड मैं हमेशा विश्वास रखता हूँ कि मेहनत करो, हार्डवर्क करो और थोड़ा स्मार्टनेस से हार्डवर्क करो और विश्वास रखो, अपने आप पर विश्वास रखो, सच बताओ, वही आपकी है, आप फेक नहीं कर सकते। बिल्कुल। आपका सर शेड्यूल क्या रहता था आईएनए में जब आपने ज्वाइन किया? शुरू की चीजें कैसी थी? क्या बहुत ज्यादा टफ था आपके लिए या आप मैनेज कर पाए थे? आईएनए देखिए, आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो और आपको पता है कि 4th ईयर इंजीनियरिंग में क्या हालत होता है कि लोग सुबह 4:30 बजे 11 बजे उठते थे, हम सो के कॉलेज नहीं जाते थे, हॉस्टल वाले थे, तो 11 बजे तो 10 o'clock तो सन राइज होता था हमारे लिए। वहां से वो कंडीशन से आप एकेडमी में जाते हो जहाँ आपको 4:30 बजे उठना पड़ता है सुबह। टोटल सी चेंज ये। तो आप आधे नींद में उठते थे और उसके बाद भी ऐसे नहीं कि कोई आपको घर वाले चाय बना के देगा, नथिंग, एवरीथिंग वाज। उस उठने के बाद आपको पूरा रूटीन करने 11 मिनट मिलता है, जो भी आपको रूटीन करना है, नहा के तैयार होके नीचे आने के लिए आपको 11 से 15 मिनट मिलता है। वो भी एक बंदा या एक बंदी के लिए नहीं, ये पूरे के पूरे आपके जो डॉर्मेटरी होती है 12 लोग को 15 मिनट मिलता है। तो कैसे करते हैं? तो पहले तो जब हम इंडिविजुअली सब करते थे, नहाते थे वगैरह, तब पता चलता सब पनिशमेंट में रहते थे पूरा डॉर्मेटरी हमेशा। तब बाद में पता चला कि यार ग्रुप बातिंग होती थी, एक साथ सब नहाते थे, एक नल के नीचे लंबा सा खड़े। So that's how you build the camaraderie, that's how you build the brotherhood, जो बोलते हैं ना। इसलिए फौजी जो पोस्टमेट्स होते हैं ना, वो पोस्टमेट्स के लिए जान दे देते हैं, जान ले लेते हैं। ये हमारी कमराडरी है ना। तो लाइफ वाज टफ, वेरी टफ। आप ब्रेकफास्ट करने जाते हो तो भी टाइम ब्रेकफास्ट होता है आपका, 7 से 10 मिनट का ब्रेकफास्ट होता है। उसमें भी आप ब्रेकफास्ट टेबल पे जाओ तो आपको सज धज के जाना होता है, आपको कटलरीज होती है, आपके सही चीजों, सही फोक, सही नाइफ, सही कटलरीज है, आपको खाना होता है। जिस दिन भी आपने गलत कटलरी उठा लिया तो आपका खाना वहीं पे बंद। तो पहला जो 2 महीना बहुत तकलीफ हुआ, खाना ढंग से नहीं खाने मिलता, जबकि खाना वन ऑफ द बेस्ट फूड्स ऑफ, बोलते हैं ना 5 स्टार फूड होता था, बट खाने नहीं मिलता था बिकॉज आप गलती कर रहे हो, फोक, नाइफ या चम्मच, गलत चम्मच उठा रहे हो। तब हमें पता चला अलग अलग तरीके के चम्मच होते हैं, अलग अलग तरीके के फोक होते हैं, नाइफ होते हैं। वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज हम घर पे जब रहते, आज भी मैं कभी चम्मच से नहीं खाता हूँ, बट एकेडमी, एटिकेट, कल्चर, ड्रेस आपका आयन होना चाहिए। अगर आपका ड्रेस आयन नहीं हो, किसी ने आपको ड्रेस के लिए चेक कर लिया तो आपका ब्रेकफास्ट गया, क्लोज योर ब्रेकफास्ट बोल के भगा देते वहां से। तो मेंटली बहुत स्ट्रांग बनाते हैं वो लोग ये सब करके। फिर पनिशमेंट्स तो मतलब आपको पता ही नहीं चले आपको पनिशमेंट क्यों मिल रहा है। तो हम फुल टाइम पनिशमेंट में रहते थे, कभी यहाँ भाग रहे, कभी वहां भाग रहे, कभी हैंड्स डाउन पर है, कभी नकल पुशअप है,
कभी रोलिंग कर रहे हैं, कभी बैटल ऑर्डर में रन कर रहे हैं, कभी रेस्ट्रिक्शंस, कभी ड्रिल, मतलब कोई सीमा नहीं। तो इसलिए जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप फौज जाना चाहते हो तो मेंटली आपको इतना स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली इतना स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि ना मम्मी ना करे वहां जाकर। बहुत सारे बच्चे जो एनडीए ज्वाइन करेंगे बहुत यंग ज्वाइन करते हैं, वहां जाकर मम्मी पापा की याद नहीं आना चाहिए, बिकॉज लाइफ इज टफ, लाइफ इज नॉट Life is very tough. At the end of 1 year, when your training is over, you become one of the best. You become one of the best. मतलब वो बोलते हैं ना, कोयले को तराशते हैं ना तो हीरा बनता है ना, हीरा बनता है। एक साल आपको इतना तराशते हैं कि आप फाइनली हीरा बन के निकलते हो। अब इमेजिन कीजिए कि जो एनडीए से लड़का पास होता है 19 years एंड जो डायरेक्ट एंट्री पास होते हैं 22 साल, उम्र में दे आर रेडी टू लीड द वर्ल्ड। तो जब हम फौजी अफसर बन के निकलते हैं तो हमें डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे दिया जाता है। जैसे कारगिल वॉर का टाइम था, तो सारे जो यंग ऑफिसर थे सब 22, 23, 24 साल के थे सारे, जो भी अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कारगिल की। विक्रम बत्रा सर थे 24-25 साल, अनुज जो थे 24 साल, मनोज पांडे 24 साल, परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह जी जो थे 19 साल के थे, संजय कुमार 23 साल के थे। तो ये 22, 23, 24 साल वालों ने ही, जैसे मैं 22.5 साल का था, हम नहीं जिताई ये वॉर। हम जो थे, जो आगे थे, जो यंगस्टर जो थे, हम नहीं जिताई ये वॉर। तो ये फर्क होता है एक नॉर्मल यंगस्टर जो आप बाहर निकलता है इंजीनियरिंग करके बिना फौज के, और एक यंगस्टर जो फौज के थ्रू ट्रेन होकर निकलते हैं, है ना। तो ये फर्क है। तो इसलिए जो भी फौज में जाना चाहते हैं, फिजिकली स्ट्रांग रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए, और आपके कार्यकाल में कोई भी लफड़े में नहीं फंसिए, पुलिस केस या इसमें नहीं फंसिए, ताकि अब जा नहीं पाए। तो यही मेरा एडवाइस होगा। बहुत टफ था लाइफ, ड्रिल करो, पीटी करो, रनिंग करो, बॉक्सिंग, आपको हर चीज सिखाते हैं, स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, यू नेम इट, एवरीथिंग इज देयर। तो यस, बहुत प्यारा था एक्सपीरियंस एकेडमी में, बहुत सारी एक्सपीरियंसेस। सर हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं जो 12th के बाद ज्वाइन करना चाहते हैं आईएम में, तो वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं सर इसके लिए? तो आपको जो 12th के बाद है, यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर एनडीए एग्जाम्स, राइट। एनडीए या स्ट्रोक आईएनए का एग्जाम्स होता है जी। तो उसके लिए किताब आती है या क्लासेस होती हैं बहुत सारा। अगर आप क्लासेस जाना चाहते हो, नो हार्म इन दैट, यू कैन चूज सम गुड क्लासेस। अदरवाइज अगर आप सीईटी वगैरह का प्रिपेयर भी कर रहे हो, तो सीईटी के लिए भी आपको जो सिलेबस होता है, मोर और लेस सेम ही सिलेबस होता है। दे आस्क यू बेस्ड ऑन योर पास 9, 10, 11 के उस पे, इंग्लिश, मैथ्स, जीके जो कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे। बट हाँ, मेहनत करो, एवरी डे यू विल हैव टू पुट 2 to 3 hours ऑफ एफर्ट इन दैट, बिकॉज थिंग इज, इतने बच्चे अपीयर करते हैं, लाखों बच्चे अपीयर करते हैं, एंड क्लियर आउट ऑफ दैट, फिल्टर आउट ऑफ दैट इज नेसेसरी। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट टफ, यू नो। तो हाउ आप जैसे उसको लेते हो, आप जितना मेहनत करते हो, उससे ही होता है। ये तो पहला पार्ट हुआ। एसएसबी के लिए आपको एकदम स्मार्ट, अपने आप को स्मार्ट रखना होगा, टाइम डिसिप्लिन रखना होगा, टाइमलीनेस फोकस करना होगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होना होगा चीजों के बारे में, इंग्लिश थोड़ा बहुत आना होगा, मतलब ढंग से, जो एटलीस्ट अपने आप को प्रेजेंट कर सके। आपका जो अपकीप है, लड़की लड़के जो भी होंगे, अभी तो लड़कियां भी एनडीए में फर्स्ट बैच अभी ज्वाइन करेंगी। सो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो दूसरों को देखने का प्रति है, सब कुछ, यू नो, इफ यू रेस्पेक्ट अदर्स, you will respect yourself, and if you respect yourself first, you will respect others. ये फंडा है। तो ये सारी चीजें डेवलप कीजिए, कोई तोप तलवार नहीं है, ये सब कॉमन चीजें हम सब करते हैं, बट एक जरिया और एक प्रोसेस के थ्रू कीजिए। सो आई थिंक इफ यू डू ऑल दिस थिंग, प्लस मेडिकली फिट रहिए, डोंट गेट इनटू बाइक एक्सीडेंट, बाइक पे चला के मत गिर जाना यहाँ वहाँ, फिर पता चला टांग में रॉड लग गया या ये लग गया, सो देन यू आर आउट, देन योर थिंग्स आर गॉन, राइट। तो ये सारी चीजें कीजिए और विश्वास रखिए, अपने आप में विश्वास रखिए। कभी ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए या विश्वास नहीं होना चाहिए कि मैं गया गुजरा हूं करके, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अगर आप
जितनी बार अपने आप को बोलोगे मुझसे नहीं होगा, तो माइंड, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो भी वही प्रोसेस करेगा, या तुझसे नहीं होगा। आप बोलोगे मुझसे नहीं होगा, आपका माइंड आपको बोलेगा तुझसे नहीं होगा। अब वो दोनों मिल के ऐसे होगा तो फिर होगा ही नहीं कभी। तो अच्छा है कि आप अपने आप को बोलो कि मुझसे होगा। अब मुझसे होगा बोलोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा कि तुझसे होगा। बार बार वही होगा, और फाइनली इट मे हैपन, विल हैपन डेफिनेटली। जो 12 के बाद जाना चाहते हैं, यू डू दिस। सर, आपने कारगिल वॉर का जिक्र किया, तो आपका एक्सपीरियंस उसमें कैसा था, और आपने अपनी टीम के साथ कैसे वो टाइम मैनेज किया, और ओवरऑल आपका उसमें एक्सपीरियंस कैसा रहा कारगिल वॉर में? अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर नहीं है क्या? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, किसी प्रॉब्ली उनके उसमें ही होगा। या सो हाँ, जब हम एकेडमी से पास आउट हुए थे तब कारगिल वॉर का समय था। कारगिल वॉर चल रही थी, पीक पर थी, और हम जाने वाले थे हमारे वायो कोर्स के लिए। यंग ऑफिसर्स के कोर्स बोलते हैं। एकेडमी से आप पास आउट होने के बाद आपको वायो कोर्स करना होता है। जब हम वायो कोर्स को जा रहे थे तभी एक हमारा शिप अटैचमेंट होता है, कंपलसरी शिप अटैचमेंट होता है। तो हमारे लिए वो प्रीपोन कर दी गई, बोला कि आप पहले शिप अटैचमेंट कर लो। और हमें पता नहीं था कि क्यों इतना जल्दी कर रहे हैं। जब पता चला, जब जहाजें हमको अलॉट हुई, तो मुझे एक जहाज किरपान, INS किरपान अलॉट हुई। अब जाकर पता चला कि हम जा रहे हैं वॉरशिप में, वॉरशिप ही है। और जब गए वहाँ रिपोर्ट किए, माहौल, फर्स्ट टाइम जहाज पे जा रहे थे, रिपोर्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग या फर्स्ट जहाज अटैचमेंट, जो भी बोलो। वहां जाकर जब गए, अगला दिन जब सीओ के साथ, कमांडिंग ऑफिसर के साथ ब्रेकफास्ट होता है, नेवी में ट्रेडिशन होता है कि जो भी ऑफिसर जूनियर मोस्ट आता है वो सीओ के साथ ब्रेकफास्ट करेगा अगला दिन। गए, उनसे जब बातें हुई, और वो काफी खूंखार थे, टाइगर बोलते थे, उनका नाम ही टाइगर था, टाइगर मलान बोलते थे। अच्छा। तब उन्होंने हमें बताया कि ये जो जहाज है, ये जाने वाली कराची को मारने, है ना। ये ऑपरेशन तलवार, जो नेवी, कारगिल वॉर में नेवी का जो ऑपरेशन था, इट वाज कॉल्ड ऑपरेशन तलवार। तब मुझे पता चला कि हम जा रहे हैं कराची के आसपास, कराची कुछ है। तो कोई भी नहीं चाहता है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का हो रहा, वॉर इज डिस्ट्रक्शन, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वॉर इज डिस्ट्रक्शन। बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमारी इकोनॉमी पीछे चली जाती है, बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स, फादर लूज कर जाते हैं, मदर लूज कर जाते हैं, हस्बैंड, वाइफ, सो मेनी थिंग। वॉर इज डिस्ट्रक्शन, नोबडी वांट्स अ वॉर, बट देन एज अ फौजी हम लोग उसी दिन के लिए तैयार होते हैं, इन केस इफ इट हैपेंस। पाकिस्तान ने हमें बुरा छेड़ दिया था 1999 में। हम ऐसे है ना कि हम भारतीय होने पे कैसे ना, हम पहले कुछ बोलते नहीं है, जब तक हम शांत हैं, हम शांत हैं। लेकिन आप हमें छेड़ दो और वो आपके के बाहर हो जाए तो हम फिर छोड़ेंगे, फिर हम तुम्हारे घर पे घुस के मारते हैं, यू नो, दैट इज हमारा फंडा। तो वैसे ही हुआ। तो हम कराची के आसपास थे, 33 शिप्स थी कराची के मौत पे थे। और पाकिस्तान तो इतना डर गया था क्योंकि कारगिल में ऑलरेडी बुरा हालत हो रहा था उनका। हमारी आर्मी काफी डट कर या उनको मुकाबला कर रही थी। पाकिस्तान आर्मी का हालत बहुत खस्ता था वहाँ। यहाँ भी जब नेवी तो इतना स्ट्रांग था, क्योंकि हमने एक बार 1971 में कराची को, पोर्ट को जला दिया था, तो ये बार भी वैसे ही होने वाला था, बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले थे। लेकिन वो सब जगह नेगोशिएशन, UN काउंसिल, रशिया, अमेरिका, सबके पास जाकर पाकिस्तान रोने लग गया। एंड फिर फाइनली हम लोग 30 डेज वहाँ थे वॉर जोन में। फाइनली गवर्नमेंट ने पीस कॉल कर दिया, और बोलते हैं ना, पाकिस्तान ने ट्रीटी मान ली, कि बोलते हैं लिटरली हार मान ली, वो हुआ। तो वॉर जोन में रहने से काफी एक्सपीरियंसेस हुई, क्योंकि आप जिंदगी देखते हो, जिंदगी और मौत के बीच का फासला देखते हो। तो इसलिए एज ए फौजी मैं कभी मौत से नहीं डरा, जब फौज में था या आज भी नहीं डरता। सबको एक दिन जाना है, और एज ए फौजी वो तो हमारी हम बोलते हैं ना कि खुशकिस्मत होती कि अगर यूनिफॉर्म में रहकर कुछ हो जाता है। देश हमारे लिए सबसे पहला है, फिर जो भी मैन और वुमेन को कमांड करते हैं फौज में, फिर वो आते हैं, फिर हमारी फैमिली और हमारा पर्सनल हैप्पीनेस आता है। ये हमारा फंडा है फौज का जी। तो वो जिंदगी जी, और इसलिए मैं कारगिल वॉर मेडल पहनता हूँ मेरे चेस्ट पर आज भी, क्योंकि वॉर जोन में होने से आप एंटाइटल्ड होते हो मेडल के।
30 डेज जोन में, कराची जोन में होने से बहुत कुछ सीखा। बहुत यंग उम्र में एक वॉर देखी, क्योंकि लोग आते हैं फौज में और चले जाते हैं बिना वॉर देखे। 1971 और 1999 के बीच अगर आप देखो तो 28 साल में कुछ नहीं हुआ, बट 1990 जब हम पास आउट हुए इमीडिएटली वॉर में जाने का मौका मिला, यू नो। तो वो मोमेंट कैसा था आपके लिए, जो आपको पता चला कि आप वॉर में जा रहे हैं? पता चला तो सबसे पहले डर लगता है। हाँ। आपको अच्छा लगे नहीं लगे, ये फैक्ट है ह्यूमन बीइंग। पहला जो इमोशन होता है डर होता है। yes. हमें भी डर लगा, सब अरे वॉर में जा रहे हैं, क्या पता हम वापस आए नहीं आए। सो मेनी थॉट्स कम टू योर माइंड। बिल्कुल। बट वो डर थोड़ी देर के लिए होता है, कुछ पल के लिए होता है, जब आप अपनों के बारे में सोचो। उसके बाद यूफोरिया होती है। यूफोरिया मतलब अरे यार हम यही दिन के लिए तो आए थे फौज में, इसी दिन के लिए तैयार हो रहे थे। वो सौभाग्यवान लोग हैं जो जिनको ये सभी नेवी में भी सभी को ये मौका प्राप्त नहीं हुआ। बहुत कम लोग हैं जिसको ये प्रिविलेज मिला, यू नो। सो वी वर दैट प्रिविलेज, बट वी ऑलवेज वांटेड कि वॉर ना हो, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस बहुत होंगे। बट वी वर रेडी, यू नो, वी वर रेडी। और गवर्नमेंट ने अगर तभी हाँ बोल दिया था तो शायद पाकिस्तान कराची जलता होता तभी, या अलग हो गया होता। So it was a very tough moment. It was a tough moment. Lot of learning, lot of experiences. Yeah. सर, तो नेवी में आपकी पूरी जर्नी जो भी रही है, उस पूरी जर्नी में सर कोई एक ऐसी खास बात जो आपने सीखी और आपको लगता हो कि ये चीज मेरे साथ, या ये सीख मेरे साथ लाइफ टाइम रहेगी? तो बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं, यू नो, जब आपका कलीग जो जिसके साथ आप पले बड़े वो सडनली अब्रप्टली कोई इंसिडेंट में मारा जाता है फौज में, तभी पता चलता है ना कि जिंदगी जो होता है ना बहुत छोटी होती है, बट उसको लंबी बनानी चाहिए। हाउ यू लीव। मेरे एक दो पोस्टमेट्स या जूनियर थे जिनका डेथ हो गया फौज में रहकर, वेरियस रीजंस, यू नो, ऑपरेशंस, नॉन ऑपरेशन, किसी को बचा नहीं गए। वो हमेशा बोलते थे कि जिंदगी है ना लंबी होनी चाहिए करके। वो बहुत बड़ी सीख मिली कि जब आप मौत को देखते हो, यू नो, आपको पता नहीं अगला पल क्या होने वाला है। जब आप ऑपरेशंस में होते हो तब आपको जिंदगी से प्यार हो जाता है। तो इसलिए ना मैं लाइफ हमेशा एकदम हंसते खेलते जीता हूँ। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कोई फॉलो करता होगा तो फिर मेरा पेज इज फुल ऑफ ह्यूमर एंड लाइफ को अगर आप बहुत ज्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी से करना चाहिए, बट life has to be enjoyed, you know, because यही जिंदगी का स्पैन है। कल को अगर हमारी उम्र हो जाती है 50, 60, 70 साल, एक जमाने में हमने सोचा होगा जो चीजें हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए यू हैव टू लिव इन नाउ। आज में जियो, और आज में जियो। और जो भी आपके दोस्त है, हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारे जो मित्र होते हैं ये है, हम सब कुछ ग्रांटेड ले लेते हैं। जब तक हमारे इर्द गिर्द है, आसपास है, ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन आप उनके जाने के बाद और उनके ये होने के बाद तब आपको जाकर याद आता है कि यार काश वो पल फिर से आता। तो इसलिए हमेशा बोलते हैं कि नाउ में रहो, प्रेजेंट में रहो, एंजॉय लाइफ। तो मुझे फौज ने वो सिखाया, बहुत बहुत बड़ी देन है फौज की। और ये हमेशा सिखाया कि अपने आप पर मेहनत करो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि अगर आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप दूसरों से प्यार करोगे। अपने आप पे टाइम स्पेंड करो, 20-25 मिनट एवरी डे, फोकस ऑन यू, वर्कआउट करो, रनिंग करो, या जो भी करो। तो अगर आप हेल्दी रहोगे फिजिकली, मेंटली, तो काफी जो बोलते हैं ना, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो भी पॉजिटिव रहेंगे, वो भी हेल्दी रहेंगे। अगर आप रोते रहते हो फुल टाइम, अगर आप नेगेटिव होंगे तो आपकी इर्द गिर्द जो होता है ना, आप माहौल वैसे बना लो, सभी लोग नेगेटिव में रहेंगे। तो फौज से ये बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ी सीख मिली है मेरे दोस्तों से, कोर्समेट से, सभी लोग। तो अगर एक फौजी जो बनता है ना, वो फौजी बनने में काफी लोग की मेहनत होती है। इट्स नॉट कि ये एकेडमी में हमने तीर तलवार तोड़ दिया, नहीं। हमारे कोर्समेट, हमारे माँ बाप, हमारी जो सीख थी, हमारे टीचर, हमारे मित्र, हमारे इन सब का जो मिश्रण होता है चीजों का, उससे एक पर्सनालिटी बनती है ना। बिल्कुल। सर, आप कारगिल वॉर में भी थे, तो आपके अकॉर्डिंग सर एक ऑफिसर को क्या वो तैयार करती है चीज जो उसे एक वॉर के लिए प्रिपेयर कर देती है? आपके अकॉर्डिंग वो चीज क्या है? तो हमें एकेडमी में ही वो तैयारी कर दिया जाता है, बिकॉज हमें पता है कि ऐसा सिचुएशन आए तो सी वॉर में कैसे होता है ना, आपको यू आर लीडर,
आपको लीड करना होता है, आपके पास 300 लोग होते हैं जो आपके ऑर्डर के लिए वेट करते हैं। तो अगर आप कहीं डगमगा गए तो सारा काफिला डगमगा जाएगा। तो यू हैव टू बी सो स्ट्रांग एंड कॉन्फिडेंट। और ये कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंथ कब आती है? जब आप ट्रेनिंग इतना करो, ट्रेन इतनी ट्रेनिंग करो कि ना कि वो जब वो सिचुएशन आए तो आपको नॉर्मल सा सिचुएशन लगे, यार ये तो मैं करता था। तो हमारी एकेडमीज हमें वैसे तैयार करती है, वॉर लाइक सिचुएशन के लिए ही तैयार करती है। पर बहुत इमोशनल होता है वो मोमेंट जब आपको पता है कि हो सकता है कि कुछ लोग इसमें से वापस ना आए, हो सकता है कि मैं खुद वापस ना आऊं। तो बहुत इमोशनल मोमेंट, बट आप वो सोचते नहीं हो, आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हो कि मैं मार मिटूंगा, मर नहीं मिटूंगा, मैं मार मिटूंगा, देश के लिए मैं मार मिटूंगा। हम बोलते हैं ना, मर मिटूंगा, हम पहले बोलते थे, पिक्चरों में आप देखोगे तो देश के लिए मर मिटेंगे होते हैं ना, हम बोलते हैं देश के लिए मार मिटूंगा। मरना इज इंसिडेंटल, हुआ तो हुआ, ठीक है, फाइन, है ना। बट बहुत गट्स और ग्रिट चाहिए। एक फौजी होना बहुत बड़ी बात है। अब आप यूक्रेन की लड़ाई में देखते होंगे ना, कितने यंग सोल्जर्स। तो अपने नेशन से बड़ा कोई और चीज नहीं है। तो हमारे लिए भी वही है, नेशन कम्स फर्स्ट, यू नो। लोग अगर नेशनलिस्ट कहे या नहीं कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफी लोग कहते हैं सर आप बहुत नेशनलिस्ट हो, आप इंडिया करते रहते हो फुल टाइम। अरे वो मेरी फितरत है, वो मेरा हक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मैं तो यही बोलता हूँ कि अभी JNU वगैरह में जो चल रहा था, तो हमारे कंट्री में रह के हमारे फ्लैग को ये करके, और हमें हमारे बोलते हैं ना नेशनैलिटी, हमारे रिपब्लिक पे बोला, ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। भले वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी देश के प्रति कोई भी बोले उड़ा दो, सिंपल, लात मार के निकालो उनको इंडिया से। सर 89 किलोमीटर मैराथन रेस के पीछे की क्या कहानी है? मैंने सुना था आपको एक टाइम थायराइड भी हुआ, उस वजह से काफी परेशानी हुई डिफेंस में, जिसे OB कहा जाता है। तो वो टाइम कैसा था आपके उस वक्त? हाँ, तो जब मैं मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर हूँ 10 साल। यस, मुझे परमानेंट कमीशन मिल रहा था, बट मैंने नहीं ली क्योंकि मैं 10 साल में काफी कुछ देख लिया था। फौज काफी डेकोरेटेड था, बहुत सारे मेडल्स मिले थे। बिल्कुल। अब मेरी वाइफ भी इंजीनियर MBA है, और अच्छा, अगर मैं फौज कंटिन्यू करता तो मेरी ट्रांसफर होती बहुत सारे, तो उनका करियर खत्म हो जाता। तो अभी जेंडर इक्वालिटी है, आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी। मतलब वो जमाना गया जहाँ की मर्द जहाँ चले, औरतें उसके पीछे पीछे उठ के चले। इट इज नॉट लाइक दैट। सो आई बिलीव इन जेंडर इक्वालिटी, वी बिलीव इन दैट। तो हमने बात की तो पता चला कि अगर उनका करियर का प्रॉब्लम हो जाता, तो हमने डिसाइड किया। तो 10 साल शॉर्ट सर्विस की जब खत्म हुई तो आई केम आउट एंड लकीली मुझे आई एम वर्किंग विद वन ऑफ द वेरी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। मैं अभी वाइस प्रेसिडेंट हूँ, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट हूँ वहाँ पर। वो 13 साल हो गए अभी, और मतलब फौज छोड़ के 13 साल हो गए। तो जब मैं फौज छोड़ रहा था तो मेरा हेल्थ बहुत बेकार कंडीशन में था। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं मोटा क्यों हो रहा हूँ। पहले तो लगा कि शायद फौज छोड़ने के चक्कर में पार्टियां बहुत हो रही है, ये बहुत हो रही है, तो हो सकता है। बट सडनली आप 30 किलो नहीं बढ़ सकते हो ना। जब मेरे फौज में मेडिकल हुआ, फाइनल मेडिकल, जब मैं रिलीज मेडिकल कर रहा, तब पता चला कि मुझे थायराइड, हाइपोथायराइड इज अ कंडीशन जहाँ आपका मेटाबॉलिज्म बहुत कम हो जाता है। अब वेट को अगर आपको कंट्रोल करना है फिर तो आपको एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, या रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग। हाँ, बिल्कुल। मैंने रनिंग चूज की क्योंकि रनिंग हमारे फौज का बेस था, बहुत सारे रगड़ा खाए, पनिशमेंट किए, तो आई चूज रनिंग। धीरे धीरे सी कुदरत का खेल देखिए, जहाँ आप कैंप्स करते थे 60-60 किलोमीटर, यहाँ आपको 1 किलोमीटर वॉक करने तकलीफ होती थी। तो I was 107 kgs. I was 107 kgs in 2010. अभी मुझे पता चला यार जिंदगी है ना जाने वाली हाथ से, क्योंकि और अगर मोटा हो गया तो खत्म। That's how I started running. 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, फिर कभी 5 किलोमीटर, कभी बैठ गए, फिर फिजिकल, फिर फूड पे काफी कंट्रोल। तो धीरे धीरे कर हाफ मैराथन्स दौड़ने लग गए। हाफ मैराथन्स 21 किलोमीटर होता है। फिर कुछ साल के बाद फुल मैराथन्स करने लग गए, 42 किलोमीटर होती है फुल मैराथन। एंड फिर अल्ट्रा मैराथन्स करने लगे। अल्ट्रा मैराथन इज एनीथिंग मोर देन 42 किलोमीटर। ओके।
सो कॉमरेड्स जो मैराथन होती है वर्ल्ड की वन ऑफ द टफेस्ट मैराथन होती है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका, करेक्ट। मुझे सौभाग्य हुआ कि आई वाज पार्ट ऑफ द इंडियन कंटीजेंट इन 2019, जहां आपको रेस 12 घंटे में खत्म करना होता है और पूरा पहाड़ होता है और हर स्टेज पे कट ऑफ होता है कि 20 किलोमीटर आपको इतने में करना है। जहां भी अगर आप पहुंचे नहीं तो आपका रेस खत्म है ना। तो मैंने वो कंप्लीट की, 11 घंटे 48 मिनट में कंप्लीट की साउथ अफ्रीका में। वर्ल्ड का टफेस्ट रेस है और ये साल मैं फिर से कर रहा हूँ, ये साल अगस्त में है। आई एम ट्रेनिंग फॉर इट। तो इसकी ट्रेनिंग बहुत डिमांडिंग होती है बिकॉज आप प्रोफेशनली स्पोर्ट्स वाले नहीं हो। हम ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, सीनियर पोजीशन पे हैं, बहुत कुछ करते हैं, पेरेंट है, बेटी है, इन सबको मायने मुद्दे रखते हुए आपको आपके फिटनेस पे ध्यान देना है। एवरी डे आपको 10-12 किलोमीटर भागना होता है। जैसे कल संडे है तो कल मैं 25 किलोमीटर भागूंगा, यू नो, फिर शाम को जिम में वर्कआउट करूँ। सो आपको टाइम मिलता नहीं, आपको टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल, टाइम निकालना पड़ता है। जब लोग कहते हैं ना कि सर टाइम ही नहीं मिलता है, तो आप अपने आप से झूठ बोलते हो। टाइम निकालना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए। हम लोग इतने बिजी स्केड्यूल में चलते फिर भी हम टाइम निकालते हैं। टाइम निकालो, जिस दिन आप टाइम निकालोगे आपकी जिंदगी सफल हो जाएगी। सर, पूरे 10 साल के सफर में कोई ऐसा मोमेंट रहा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब हो या आपको सबसे ज्यादा पॉजिटिव वो करता हो वो मोमेंट? नहीं, जिंदगी में एक हमेशा ये था कि जब वो फुलफिलमेंट मिलता है लाइफ में, क्योंकि जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी तब मैं जहाज पर था एनएस दिल्ली पे। मैं मिड सी में था, और हर पेरेंट के लिए वो एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा आपका पैदा हो रहा है और आप चाहते हो कि करीब रहे। और मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला क्योंकि प्रायोरिटी देश था, मेरा जहाज पे होना जरूरी था, वो नहीं मिला प्रिविलेज। तो इसलिए तो कभी सोचते हैं ना तो ऐसे ही लगता है कि यार ठीक है, वो मोमेंट में नहीं था घर, बट मैं कहीं और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज में था। तो ऐसे बहुत सारी, जो फौज में आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा जो भी जाते हैं, बिकॉज बहुत सारे मोमेंट्स आपके पर्सनल मोमेंट्स मिस हो जाएंगे। हो सकता है कि किसी का डेथ हो फैमिली में, किसी की शादी हो, आप पहुंच नहीं पाओगे वहां पर। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप सोचिए जिसको भी फौज में जाना है, जो भी सुन रहे हैं मुझे, बहुत बड़े सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, है ना। बिल्कुल। सर, आखिरी सवाल मेरा, सर आप उन यंगस्टर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो नेवी में जाना चाहते हैं? अपने आप में विश्वास रखो कि मैं अपने आप को फौजी यूनिफॉर्म में देखो। जब आप, जैसे मैंने कहा कि आप सोचोगे कि मुझसे होगा तो आपका माइंड भी बोलेगा तुझसे होगा। तो वो ऑरा में जिए, मेहनत कीजिए उसके लिए, सिर्फ सोचो नहीं, उसके पीछे मेहनत लगता है तो मेहनत कीजिए। कहीं पुलिस केस वगैरह में ना फंसिए, ड्रग्स वगैरह में ना जाइए, बिकॉज वहां से मैं हमेशा कहता हूँ यंगस्टर्स को, ड्रग्स में ना जाइए। अगर ड्रग्स अगर आप कर लिए तो आप खत्म हो गए, आपकी जिंदगी खत्म हो गई, यू नो। बाकी जो सारी चीजें आपने, एक आध सिगरेट पी लिया, ये हुआ, that is fine, still fine, you know, you can overcome all those things, but कुछ नशीले चीजें ऐसे हैं कि you should not do, you will not come back। कोई पुलिस केस में ना फंसिए, किसी को मार पीट, कोई एक्सीडेंट में ना फंसिए, किसी को ठोक ना दीजिए या खुद ठोक ना जाए, ऐसे ना कीजिए। पढ़िए and ensure that your health is good, physically आप फिट रहिए। स्टार्ट रनिंग करना बहुत जरूरी है एज एन एक्सरसाइज। एकेडमी में नहीं तो आपकी बैंड बच जाएगी व्हेन यू गो टू एकेडमी, है ना। तो आप बॉडी वर्कआउट्स कीजिए, पुल अप्स, यू नो, स्विमिंग सीखना बहुत जरूरी है। हर बच्चा जो सुनता है फौज में जाने के लिए स्विमिंग सीख के जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीख के गए तो बहुत तकलीफ होता है अंदर। फौज अपने तरीके से सिखाती है, फिर तो आप जब अंदर जाओगे पता चलेगा तरीका क्या है ना। तो यही मेरा एडवाइस है, मेहनत करो, और अगर मैं बन सकता हूँ तो कोई भी बन सकता है, तो बस मेहनत करो। जरूर सर, जरूर। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, और आई एम श्योर जितने भी लोगों ने हमें सुना उन सबको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ सीख मिली होगी, और आई एम श्योर उन सबके जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो ख़त्म हो गए होंगे। सो थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए हमारे साथ।
या थैंक यू सो मच। क्विक क्वेश्चन, किसी ने पूछा था चश्मा होने से हमें फौज में जाने होता है? हाँ, होता अगर है, किसी का होता कोई है सवाल कि है तो जरूर होता है पूछ सकता है कि कोई। अगर आपका चश्मे का रेंज मेडिकल उनके जी मेडिकल के रेंज में होना चाहिए, तो अगर जी आप चेक कर लीजिए क्या मेडिकल स्टैंडर्ड है, गूगल पे होगा। जी थायराइड, यस, थायराइड परमानेंट इशू है, थायराइड होने से शायद फौज में नहीं मिलेगा, इट्स अ मेडिकल कंडीशन, जी वो एक है। और बाकी तो बस यार ये लेंथ ये सब स्टैंडर्ड बाय हार्ट नहीं होता है। गूगल कीजिए, गूगल में मिलेगा। आई थिंक जी 157 या समथिंग है मिनिमम। जी 5 फीट लेडी होगी तो 5 फीट 2 इंच। और जी ऐसे एसएसबी इंटरव्यू में 5 दिन में आप गूगल कर सकते हो 5 दिन में क्या होता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जी कैट होता है, WAT होता है, SRT होता हाँ है, SPT होता है, ग्रुप लेक्चरेट होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होती है, GTO जी टास्क होता है, कॉन्फ्रेंस होता है। ये 5 दिनों जी में होती है ना? जी आप गूगल कर लो। जी थैंक यू सो सबसे मच सर बेस्ट बुक हमारे है साथ। पाथफाइंडर पब्लिकेशन या अच्छा SSB। गूगल कीजिए, मिल जाएगा सब कुछ गूगल। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो जुड़ने के मच लिए। एंड लव यू ऑल। मैं इंस्टाग्राम पे हूँ जी विजय नायर, और मेरी एक बहुत प्यारी सी यूट्यूब चैनल है जहाँ मैं फौजियों का इंटरव्यू करता हूँ। हाँ आप सर सब्सक्राइब जी कर जी सकते हो, सुनो, वहाँ पर काफी जी कुछ है वहाँ पर जो बच्चे डिफेंस वहाँ से में जाना बहुत सारी चाहते हैं, बहुत इंफॉर्मेशन सारे। मिलेगी सभी को। हाँ श्योर श्योर, बना के भेजता हूँ, है ना? Yeah, sure, sir. Sure. Thank you so much, sir. Once या again, thank you. मेरी इंस्टाग्राम आईडी है विजय नायर, जी BIJAY। सर, बिल्कुल। फॉलो करो, आई है ना? होप वहाँ पे सब आपको फॉलो करें और आपसे जरूर बहुत कुछ सीखें आगे जाके। पक्का पक्का। थैंक यू थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट।